हेलो, आवाज जा रही है ना मेरी? ठीक है। चलो, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है हमारे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक। चलो, अब सुना ध्यान से। चैप्टर के अंदर दो शब्द आपको मिल रहे हैं। एक मिल रहा है आपको केमिकल, और एक क्या मिल रहा है भैया? काइनेटिक्स। आप बताओ, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब रिएक्शन होता है। काइनेटिक्स का मतलब स्पीड या मोशन, जो भी आप बोल दो। क्या होता है? स्पीड। और केमिकल मतलब भैया केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। मतलब आप जो समझ में आ रहा है क्या करेंगे हम? रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कोई रिएक्शन कितनी जल्दी हो जा रही है या कोई रिएक्शन कितना लेट हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? सर, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ कह रहा है भाई, केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जहां पर हम किसकी स्टडी करते हैं कि कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, उसके रेट के बारे में, और रिएक्शन जो हो रही है उसके होने का तरीका यानी मैकेनिज्म क्या है, और उस रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इन सभी बातों की स्टडी जहां हम करते हैं, हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर? ठीक। यहाँ तक कोई समस्या? चलो, अब सुना ध्यान से। हमारे जीवन में रिएक्शन दो तरीके की है। कितने तरीके की? दो तरीके की। एक है, वैसे तो हम तीन वाली ही पढ़ लेते हैं, रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? केमिकल वाली। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है बच्चे, तो हम मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वेरी फास्ट रिएक्शन। एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन, और एक होती है मॉडरेट रिएक्शन। और हमने ये रिएक्शन के जो टाइप बनाए हैं, ये किस बेसिस पर? बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन किस तेजी से हो रही है उसके बेसिस पर हमने रिएक्शन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? पलक झपका आपने और रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आप सोचो, का रेट आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, कर पाओगे आप सोच भी नहीं पा रहे हो, रिएक्शन खत्म हो जा रही है। तो मतलब क्या हुआ? ऐसी रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाए, गेट कंप्लीटेड, गेट कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स।
मतलब कुछ ही फ्रैक्शन में कंप्लीट हो गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो आयोनिक रिएक्शंस, जैसे आपने पढ़ा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयंस इधर से उधर एक्सचेंज होते हैं, तो सब कैसे होती है, बहुत फास्ट। एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन वाली, ऐसी रिएक्शन बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में, बहुत फास्ट हो जाती है। जब कुछ ऐसी रिएक्शन होती है वेरी स्लो, टू गेट completed it takes many days, month और years। मतलब हो सकता है कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल में पूरी हों, और हम एक रिएक्शन करने, स्टडी करने बैठे और रिएक्शन 4 साल में कंप्लीट हो रही है, तो बैठ के इंतजार करते रहेंगे। जनरली जो रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, एक तो एग्जाम्पल है रस्टिंग। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम बात करें, ऐसा तो नहीं होता ना कि आज आपने आयरन की रॉड ली, छत पे रख के आए और बारिश हुई, सुबह उठ के गए, रस्ट लग गया उसको। ऐसा तो नहीं होता, कुछ दिन तो टाइम लगता है ना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कुछ टाइम लगेगा, तब जा करके रस्टिंग होगी। तो मतलब इस रिएक्शन में समय लग रहा है। रस्टिंग में क्या लग रहा है? समय लग रहा है। गेट कंप्लीटेड इन फ्यू मिनट्स, आवर्स। मतलब कुछ मिनट से कुछ घंटों में ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये ठीक है, एक आध घंटे की बात है तो बैठ के देख लेंगे, चल जाएगा। कुछ मिनट में हो जाए तो भी बढ़िया है, लेकिन कुछ सेकंड वाला भी नहीं चलेगा और कुछ महीने साल वाला भी नहीं चलेगा। तो जनरली हम जब केमिकल काइनेटिक्स में बात करेंगे तो हमारा पूरा फोकस कहाँ रहेगा? मॉडरेट रिएक्शन पे। ना तो हम इसकी स्टडी करते हैं, ना तो हम इसकी, ठीक, यानी इन दोनों की स्टडी नहीं करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ना है, एग्जाम्पल आते रहेंगे, ठीक। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे इस रिएक्शन में। जैसे रेडियो एक्टिव डीके अगर आप लिखना चाहो, एक एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव डीके। हाँ, वो आगे जानने को मिलेगा। जैसे अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप रख दोगे, बैठ गए। हाँ बोलो, बैठ गए। ओके, ठीक। और वो नहीं आए क्या जो आपके साथ में से? तो उनको एक बार बोल दो, मेरे पास कॉल आ रहा है ना, बोल दियो आप। चलते हैं आगे। तो मतलब हमको ये समझ में आ गया कि हम केमिकल काइनेटिक्स में किसकी स्टडी करने वाले हैं। जब हमें ये समझ में आ गया कि हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, तो अब देखते हैं कि भैया स्टडी क्या करेंगे। सही बात है ना? समझेंगे? भैया जब ये बात समझ में आ गई कि हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, तो स्टडी क्या करेंगे ये भी जान लेते हैं। तो हेडिंग डालोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हम क्या स्टडी करने वाले हैं भैया? रिएक्शन का रेट पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे पेज, काले पेज कॉपी कर लेता हूँ। तो चलते हैं। हेडिंग क्या डालने हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with time is called rate of reaction, called rate of, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और rate of change in concentration of reactant और product is called rate of reaction, rate of मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है समय के साथ, ये क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर आपसे कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आप क्या बोलोगे? सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन concentration of reactant अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, और आगे लगाना है एक माइनस का साइन। अब ये माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम, अपॉन में चेंज इन, ये हमारे पास होता है क्या फॉर्मूला? रेट ऑफ चेंज इन या रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं। उसमें माइनस क्यों नहीं आता है ये सब बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। यहाँ क्यों आ रहा है, वहाँ क्यों नहीं आ रहा है, ये सब जानेंगे। चलो अगर इतना हो गया हो, चलो अगले पेज पे। अब सुना ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख रहे हैं आर से। किससे लिख रहे हैं? आर से। तो अगर मैं लिखूं, मेरे पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस, लेट से फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, ये आर से, ये रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो आर इज इक्वल टू माइनस चेंज इन आर, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है। अच्छा, कंसंट्रेशन है तो आपका मन करे तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में चेंज इन टाइम, ये हुआ। या फिर चेंज यानी डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में डेल्टा टी। क्लियर बात? मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया रेट का। ठीक।
यहाँ तक की बात है। अब मेरी बात सुनना, जो रेट होता है बच्चे, यानी ROR मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन को। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये मेरे पास दो तरीके का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है एवरेज रेट। क्या होता है? एक एवरेज रेट और एक क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट। अब एवरेज रेट क्या होता है? जैसे मान लिया आपके पास समय दिया हुआ हो, टाइम इंटरवल, लेट से 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? मैंने आपको एक टाइम गैप दे दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दूसरे सेकंड में टाइम, दूसरे सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन था। क्या बोला मैंने? एक बार मैंने आपसे क्या पूछा कि भाई रिएक्शन मान लिया स्टार्ट हुई थी 2 सेकंड के बाद, ठीक है ना? अब रिएक्शन शुरू हुई 0 सेकंड पे, मान लिया स्टार्ट हुई, 2 सेकंड चली, फिर एक 4 सेकंड चली, फिर 6 सेकंड चली। ठीक, मैं कह रहा हूँ 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में क्या रेट था रिएक्शन का? दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन सुनना, मैं बोल रहा हूँ सेकंड सेकंड पे, कौन सेकंड पे? सेकंड, या थर्ड सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे क्या था? मतलब अब मैं गैप नहीं दे रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ। कह रहा हूँ जब 3 सेकंड हो रहा था तो बताओ कितना था? ऐसा दो बातें हुई। एक मैंने बोला कि अभी मान लिया 3 बज रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कितना काम हुआ, आप दोनों के बीच का टाइम बताओगे। मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली 3 बजे कितना काम हुआ, एग्जैक्टली 3 बजे काम कितना हुआ, दैट इज द इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम पे पूछ रहा हूँ मैं। और एवरेज में एक टाइम गैप के बीच की बात कर रहा हूँ, की बात कर रहा हूँ, एक टाइम गैप के बीच की बात कर रहा हूँ। तो मतलब अगर मुझे डिफाइन करना हो एवरेज रेट क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए सर्टेन मेजरेबल टाइम गैप, सर्टेन मेजरेबल टाइम गैप या पीरियड। मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बीच में, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बीच में रेट क्या था, क्या बोलते हैं? एवरेज रेट बोलते हैं। जबकि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक इंस्टेंट पे क्या रेट रहा होगा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं उसको हम? इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब मैं एवरेज रेट की बात कर रहा हूं तो आर इज इक्वल टू होगा माइनस ट्रायंगल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। जबकि मैं यहां जब रेट लिख रहा हूं तो आर इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू टी पी अपॉन में, आपने वैसे भी फिजिक्स वगैरह में तो बहुत पढ़ा होगा ये सब, कि जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं, अदरवाइज टाइम गैप निकालते हैं ना, ये डेल्टा। सिर्फ समझ लो आप, बस जब आपसे ये पूछा जाए कि एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो आपको बताना है कि अच्छा ठीक है सर, ये दोनों में इतना डिफरेंस है। लेकिन इसके अलावा आप पूरे चैप्टर में कभी चाहे ये वाला इस्तेमाल करो, चाहे ये वाला इस्तेमाल करो, केमिस्ट्री डिस्क्रिमिनेशन ठीक है ना, इन दोनों ही आप यूज कर सकते हो। मैंने आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, आपने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया और सॉल्व किया, कोई दिक्कत वाली बात। मैंने पूछा रेट निकालने के लिए, किसी ने ये वाला फॉर्मूला लिख के निकाला, कोई समस्या, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों में अलग अलग बातें, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये सिर्फ यहीं और फिजिक्स में, बाकी सारी जगहों पर हम डिफरेंस इन दोनों करते, दोनों चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी? एवरेज रेट की और इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट की और इंस्टेंटेनियस रेट की। यहाँ पे समझ में आया कोई बात, कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनना ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बात करें भाई? रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एक केमिकल रिएक्शन। हम इतनी देर से
बोल रहे हैं कि भैया हम केमिकल काइनेटिक्स कहाँ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर, और अभी तक केमिकल रिएक्शन आई ही नहीं, कैसी केमिस्ट्री, सही बात है ना। तो अब केमिकल रिएक्शन आ रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और बैलेंस्ड रिएक्शन, मतलब मेरे पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन है और उसके लिए हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। उसके लिए क्या निकालेंगे हम, रेट निकालेंगे। अब एक बैलेंस्ड रिएक्शन सर क्या होती है, जब भी हम एक बैलेंस्ड रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे तो भैया ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, सही बात है। अब आपको पता है इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका आता है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको लिखना है N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3, समझो ये दो ये तीन ये सब क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। वही मैं लिख रहा हूँ ए बी और सी डी, क्लियर बात। अब सुनना, अगर मुझे इसका रेट लिखना हो, क्या लिखना हो इसका रेट, सर रिएक्टेंट तो ये भी है और रिएक्टेंट तो ये भी है, तो कैसे लिखूंगा, सुनना ध्यान दे। रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन में डी टी, ठीक है। लेकिन इधर देखो, जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हो तो आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी इंक्लूड करोगे। तो इंक्लूड जब करोगे तो कैसा रेट लिखा हुआ आएगा, 1 अपॉन में ए इंटू में माइनस डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में बी इंटू में माइनस डी बी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में सी इंटू में डी सी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में डी इंटू में डी डी अपॉन में डी टी, एंड दिस इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ, हाँ कैसे नहीं, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो बताया जाएगा, चिंता मत करो। अभी जो समझने वाली बात है वो क्या है कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखते कैसे हैं, रेट लिखना आ गया समझ जाओगे। केमिकल काइनेटिक्स में आपको बताऊं, ये बहुत आसान टॉपिक भी है और बहुत मुश्किल टॉपिक भी है। अब सर दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, आसान और मुश्किल, अगर आप समझ गए लॉजिक तो बहुत इजी हो जाता है, और आप लॉजिक में फंस गए बहुत मुश्किल भी होता है। जैसे इसमें एक ही चीज के निकालने के बहुत सारे तरीके होंगे, जब बहुत सारे ऑप्शन सामने मौजूद होना तो कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े, आपके सामने नस्ट इक्वेशन थी, आपको पता है बस यही इक्वेशन लगानी है, चुपचाप लगा रहे थे आंसर आ रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये वाला कब यूज करेंगे, ये वाला कब यूज करेंगे, यहाँ कैसे देखेंगे वहाँ कैसे देखेंगे। लेकिन अगर आपने अपना दिमाग चला लिया और थोड़ी सी मेहनत कर दी, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से आसान कोई चैप्टर भी नहीं मिलेगा। हाँ, लॉग की जरूरत यहाँ भी मिलेगी, एंटी लॉग की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी, याद रखना उसको, लॉग एंटी लॉग, यहाँ तक की बात हुई। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस केमिकल इक्वेशन का रेट लिख के दिखाओ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका रेट लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे इसका रेट, R इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं, मैं लिखाऊंगा dN2 अपॉन में dt, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू में DH2 अपॉन में dt। अच्छा, डी की जगह आप डेल्टा भी लगा सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। डेल्टा कौन था, वो ट्रायंगल वाला, क्या हुआ, हाँ अच्छा माइनस साइन हो गया, माइनस आएगा, ठीक है ना रिएक्टेंट में, इज इक्वल टू 1/2
और क्या हो जाएगा डी NH3 अपॉन में हो गया क्या यहाँ तक बात? अगले पेज में चल सकता हूँ मैं? चल रहा हूँ अगले पेज। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा आप जल्दी बताओ मुझे, अगर मैं रेट लिख रहा हूँ क्या है डी पी अपॉन में डी टी, सही बात है, यही होता है। अच्छा बताओ ये जो पी लिखा है दिस इज कंसंट्रेशन, क्या है कंसंट्रेशन, और ये नीचे जो है ये क्या है टाइम। आप जल्दी से बता दो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और क्या है टाइम की वजह से अगर एसआई यूनिट लोगे तो क्या होती है सेकेंड होती है। तो अगर आप यूनिट निकालोगे इसकी तो आर की यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट। बट क्या इसके अलावा और भी यूनिट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप यूनिट और देखोगे तो और करके कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ मोल ऐसे ही रहेगा, पर लीटर भी ऐसे ही रहेगा, पर सेकेंड की जगह क्या हो जाएगा पर मिनट हो सकता है, एक ये हो जाएगा, या फिर मोल वैसे ही रहे पर लीटर वैसे ही रहे, पर मिनट की जगह क्या आ जाए पर आवर्स हो जाए, एक पॉसिबिलिटी। ये भी यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं। क्या हुआ? हाँ मोलर भी लिख सकते हो, बट ये है कि आपको ज्यादातर देखने को मोल पर लीटर ही मिलेगी। वैसे मोल पर लीटर क्या होता है मोलर होता है ना, मोलरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे और वो क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस, ROA, इसे क्या बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या आपको मिलेगा ROF, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन। आपको मिलेगा ROD, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस, या फिर डी कंपोजिशन। ठीक, अब सोचो रेट ऑफ फॉर्मेशन ये किसके लिए होगा भाई, और प्रोडक्ट, भैया प्रोडक्ट ही तो बन रहा होगा, रिएक्शन में जब स्टार्ट नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट जीरो रहा होगा, तो नया नया अभी कौन बन रहा होगा प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए निकाल रहे होंगे प्रोडक्ट के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए निकाल रहे होंगे प्रोडक्ट के लिए, लेकिन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ये किसके लिए निकाल रहे होंगे और रिएक्टेंट। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? चलो आगे, कोई समस्या तो नहीं किसी को यहाँ तक? अब यहाँ कुछ बातें और समझनी है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है इन तीनों के साथ में।
तो अगले पेज में चल रहा हूँ। मैंने अभी जस्ट एक रिएक्शन लिखी थी और रिएक्शन क्या थी कि सर रेट इक्वल टू माइनस का 1 में ए इंटू में डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस का 1 में डी बी अपॉन में ये लिखा था ना। अब मेरी बात सुना ध्यान से, अगर मैं ए की मल्टीप्लाई इधर कर दूं, ए की इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट इनटू में ए, और ए क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ए क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब सुना ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ना डी ए अपॉन में डी टी, इसी को हम बोलते हैं बच्चे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखो ध्यान से कैसे, ए है आगे माइनस लगा हुआ है तो डिसअपीयर होगा तो खत्म होगा, तो खत्म होगा इसलिए क्या बोलते हैं माइनस साइन लगा रहे हैं, और क्या बोलेंगे इसको आर ओ डी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका ए का है ना, सिर्फ ए डिसअपीयर हो रहा है तो क्या होगा रेट इनटू में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। सही बात बोल रहा हूं क्या? अभी मैंने यहां से दिखाया, अब ये फॉर्मूला बड़े काम का है। आप जैसे इस फॉर्मूले को समझे तो आपको बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत इजी हो जाएगा। देखना ध्यान से, ये मेरा आर ओ डी था, आपको ये बात समझ आई? अब आप खुद सोचो, मुझे, मैं अब दोबारा से ये रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे आर ओ डी बता दो किसका, बी का। तो क्या फॉर्मूला बन के आएगा आर ओ डी ऑफ बी का? अगर आप आर ओ डी ऑफ बी निकालोगे यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा रेट वैसे ही रहेगा, बस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका आ जाएगा। अगर इसमें आपने ये बात बड़ी अच्छे समझ ली, आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे, बस देख के आप आंसर बता दोगे। आप सुनो ध्यान से, मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन भी तो निकालना है, तो मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस बोलता हूँ। तो आप खुद सोचो, अगर मैं प्रोडक्ट के लिए ही बात कर रहा होता तो प्रोडक्ट में रेट इज इक्वल टू क्या होता माइनस माइनस करो 1 में सी, और यहाँ डी सी अपॉन में डी टी था। अब अगर मैं इधर सी की मल्टीप्लाई कर दूं तो डी सी अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन में डी टी हो जाएगा आर इंटू में क्या सी। और इस हिसाब से आप बताओ क्या फॉर्मूला बन के आना चाहिए मेरा, कि मैं इस पूरी टर्म को क्या बोलता हूं आर ओ ए बोलता हूं किसका ऑफ सी का। फॉर्मूला क्या बन के आया, मैं यही कॉपी पेस्ट कर सकता हूं क्या, सिर्फ मैं डी को क्या बना दूंगा ए बना दूंगा। देखना ध्यान से, समझ लो एक बार इसको, इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ये है आर ओ ए यानी रेट ऑफ अपीयरेंस, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं आर ओ एफ यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन का रेट है सी का, तो अगर ये सी का फॉर्मेशन का रेट है तो हम रेट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। सही बात है। और अगर यही काम हम कर रहे हो किसके लिए सी के लिए कर रहे हो, तो क्या करेंगे भाई सी, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी से। पीछे करूं कि पीछे वाला नोट कर लिया था तुमने? हाँ भाई पीछे करना है ऑनलाइन। आवाज आवाज तो जा रही है ना तुम लोगों को, ये तो पता चल रहा है कि जा रही है।
करो। नोट करो इसको, एक आध क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे क्वेश्चन। हाँ बस एक क्वेश्चन करना है, टाइम मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3 if rate of appearance of NH3 is 2 into 10 की पावर -3 -4 per liter per second। Then calculate ROR ROD of H2 ROD of N2। देखो समझो इसको, समझाऊं? चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक आध दो क्वेश्चन आपको दूंगा, भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? हाँ सुना जानते हैं। आपको दे रखा है इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस यानी ROA दे रखा है, बोल सकता हूँ क्या? ROA ऑफ NH3 कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर -4 पर लीटर पर सेकेंड। आप बताओ क्वेश्चन में कह रहा है ROR। मैंने आपको ROD ROA के साथ रेट का रिलेशन बता दिया है, आपको बात समझ में आ गई? आप रिएक्शन में इसका दे रखा है, तो अगर मुझे ROR लिखना होगा तो ROR में क्या कर सकता हूँ, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है NH3 का, मैं क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR ऐसे, मैं ROA ऑफ NH3 लिख के क्या कर सकता हूँ, ROR इंटू में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, 2 है। मुझे क्या चाहिए? ROR चाहिए, मेरे पास आ जाएगा ROR इज इक्वल टू क्या, ROD ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई कितना, 2। ROD करो, ROA, हाँ सॉरी, ROA ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई 2। अब ROA कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में कितना, 2, कट गया, कितना आया, 10 की पावर -4 पर लीटर पर सेकेंड। आ गया? अब आप मुझे बताओ, आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और पहले क्वेश्चन में क्या चाहिए था मुझे भाई, RO मतलब रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, ROD ऑफ H2 चाहिए। तो अब तो पता है मुझे सब कुछ, ROD ऑफ
H2 इज इक्वल टू ROR कितना है, हर बार फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ROR इंटू में हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है ना, 3 तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4, यही तो आंसर है। सही बात है, यूनिट तो लिख लोगे ना, मोल पर लीटर पर सेकंड लिखे देता हूँ, मोल पर लीटर, क्या हो गया बी का आंसर। ठीक, क्या पूछ रहा है, ROD ऑफ N2 कितना है, ROR तो में कितना 1, तब सीधा कितना आ जाएगा 10 की पावर -4 पर लीटर, इज आंसर। आसान है। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप लोग के बस अटेम्प्ट कर लेना, ठीक, क्लियर बात। और बस अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है भाई, चलो टाटा बाय बाय।